आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास विश्लेषण के लिए कोई बहुत मोटी किताब या कोई बहुत जटिल रिसर्च पेपर नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, बल्कि हमारे स्रोतों के स्टैक में एक बहुत ही संक्षिप्त सा, लेकिन सच कहूं तो बेहद प्रभावशाली दस्तावेज है। सही कहा। ये दस्तावेज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसे आमतौर पर PMSBY कहा जाता है, उसका एक ब्लूप्रिंट है। और आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस बात को डिकोड करें कि कैसे देश में वित्तीय सुरक्षा के इतने बड़े ढांचे को आम जनमानस के लिए सुलभ बनाया गया है। जो कि बहुत जरूरी विषय है। बिल्कुल। हम अक्सर अर्थशास्त्र और बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजन पर बात करते हैं, लेकिन इस दस्तावेज की पहली लाइन ही इंसान को चौंका देती है। मतलब इसमें लिटरली लिखा है, सिर्फ 20 रुपए में, यानी 2 कप चाय की कीमत में किसी के पास 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो सकता है। हाँ, और ये सुनकर सबसे पहला रिएक्शन अविश्वास का ही होता है। वही तो, जब कोई पहली बार इस आंकड़े को देखता है तो दिमाग में सबसे पहला विचार यही आता है कि ये कोई मार्केटिंग नौटंकी है या कोई क्लिकबेट है। मतलब 20 रुपए में आज के समय में एक ढंग का स्नैक नहीं मिलता, तो 2 लाख का सुरक्षा जाल कैसे बुना जा सकता है? तो बिना किसी लाग लपेट के आइए इस पूरे गणित के पीछे के तंत्र को समझते हैं। ये काम कैसे करता है? देखिए, पहली नजर में ये अवास्तविक ही लगता है, क्योंकि जब भी हम बीमा या इंश्योरेंस शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आता है? एजेंटों की लंबी कतार, मेडिकल टेस्ट, भारी भरकम प्रीमियम और 50 पन्नों के फॉर्म। हाँ, और वो जो नियम और शर्तें होती हैं बहुत ही जटिल। बिल्कुल। पारंपरिक रूप से इंश्योरेंस को हमेशा एक ऐसे उत्पाद के रूप में देखा गया है जो केवल एक खास आय वर्ग के लोगों के लिए है। लेकिन ये दस्तावेज और जिस योजना की ये रूपरेखा पेश करता है, वो इंश्योरेंस के उस पुराने मॉडल को पूरी तरह से पलट देता है। हाँ, क्योंकि ये कोई साधारण विज्ञापन नहीं है। ये इस बात का एक बहुत ही व्यावहारिक अध्ययन है कि जब आप पैमाने यानी स्केल और तकनीक को मिलाते हैं तो वित्तीय समावेशन कैसे काम करता है। पैमाने और तकनीक की बात तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस चीज पर आते हैं जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, कीमत। हाँ, वो 20 रुपए वाला पहलू। बिल्कुल। दस्तावेज स्पष्ट रूप से इसे भारत का सबसे सस्ता इंश्योरेंस बताता है। मूल कीमत 20 रुपए प्रति वर्ष बताई गई है, और इसमें 2026 के एक अपडेट का भी जिक्र है जो बताता है कि प्रीमियम में थोड़ा बदलाव किया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि संशोधन के बाद भी ये 20 रुपए प्रति वर्ष से कम ही रखा गया है। सही बात है। अब यहाँ एक स्वाभाविक सा संदेह पैदा होता है। मानव मनोविज्ञान कुछ ऐसा है कि हम चीजों की कीमत से उनकी गुणवत्ता का अंदाजा लगाते हैं। हाँ, सस्ता मतलब खराब। हाँ, अगर सड़क किनारे कोई बहुत सस्ती चीज बिक रही हो तो हम मान लेते हैं कि वो टिकाऊ नहीं होगी। तो क्या साल भर के लिए 20 रुपए से भी कम का टैग लोगों के मन में ये संशय नहीं डालता कि इसमें जरूर कोई छिपी हुई शर्त होगी या क्लेम के वक्त कोई पैसा नहीं मिलेगा? ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही क्लासिक नियम है कि सस्ती कीमत अक्सर संदेह को जन्म देती है। लेकिन इस विशिष्ट योजना के डिजाइन में ये मामूली कीमत कोई खामी नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी कि यही इसकी बुनियाद है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम इसके पीछे के अर्थशास्त्र को समझे तो इसका उद्देश्य किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए मुनाफा कमाना है ही नहीं। मुख्य लक्ष्य है वित्तीय समावेशन, यानी सबको शामिल करना। बिल्कुल, समाज के उस आखिरी तबके को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ना जिसके पास कभी कोई सुरक्षा कवर था ही नहीं। अब सोचिए, अगर इसका प्रीमियम 500 या 1000 रुपए होता तो एक दिहाड़ी मजदूर या एक छोटे किसान को इस पर विचार करने के लिए कई बार सोचना पड़ता। सटीक। 20 रुपए का मतलब है कि दिमागी कश्मकश यानी जो कॉग्निटिव फ्रिक्शन होता है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। निर्णय लेने की बाधा इतनी छोटी कर दी गई है कि इंसान को इसे खरीदने से पहले अपने बजट की गणना नहीं करनी पड़ती। लेकिन एक मिनट, अगर मैं इसे एक इंश्योरेंस कंपनी के नजरिए से सोचूं तो ये गणित मुझे समझ नहीं आता। बीमा कंपनियां कोई चैरिटी तो चलाती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर वे एक व्यक्ति से साल का सिर्फ 20 रुपए ले रही हैं, तो पॉलिसी जारी करने का कागजी खर्च, एजेंट का कमीशन और डेटा एंट्री का खर्च ही 20 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। फिर 2 लाख रुपए का क्लेम देने की तो बात ही दूर है। तो कंपनियां इसके लिए राजी कैसे होती हैं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इस सवाल का जवाब लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स यानी बड़ी संख्याओं के नियम में छिपा है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। पारंपरिक इंश्योरेंस में क्या होता है? एक व्यक्ति का जोखिम कुछ हजार लोगों के बीच बांटा जाता है, इसलिए प्रीमियम ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ हम भारत की बात कर रहे हैं। मतलब आबादी। बिल्कुल।
जब करोड़ों लोग 20-20 रुपए देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा फंड बन जाता है। और जैसा कि आपने कागजी खर्च का जिक्र किया, इस योजना में किसी एजेंट का कमीशन नहीं है। अच्छा, कोई एजेंट नहीं है? कोई एजेंट नहीं, कोई मेडिकल अंडरराइटिंग नहीं है, किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जाता। इन सब चीजों को हटा देने से योजना को चलाने की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो लगभग शून्य हो जाती है। अरे वाह! हाँ, तो सारा का सारा पैसा सीधे रिस्क पूल में जाता है। यानी बिचौलियों और जांच पड़ताल की लागत को हटाकर सीधे सुरक्षा पर फोकस किया गया है। बिल्कुल। चलिए, ये तो प्रीमियम की बात हुई। अब इससे आगे बढ़ते हैं और इस बात पर आते हैं कि संकट के समय ये योजना वास्तव में कैसे प्रतिक्रिया देती है। दस्तावेज में जो पे आउट की शर्तें दी गई हैं वे बहुत ही स्पष्ट और सीधी हैं। हाँ, बिल्कुल, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, इसमें बताया गया है कि एक्सीडेंटल डेथ यानी दुर्घटना में मृत्यु होने पर या पूरी तरह से विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं अगर आंशिक विकलांगता होती है तो 1 लाख रुपए का प्रावधान है। अब इंश्योरेंस सेक्टर में अक्सर क्लेम के समय बहुत विवाद होते हैं। मतलब सर्वेयर आता है, जांच होती है, महीनों लग जाते हैं। बिल्कुल, ये आम शिकायत है। तो क्या ये पूर्ण और आंशिक विकलांगता के बीच जो ये स्पष्ट 2 लाख और 1 लाख का विभाजन है, क्या ये सिर्फ चीजों को आसान दिखाने के लिए है या इसके पीछे कोई गहरी प्रक्रियागत रणनीति है? देखिए, इस पे आउट ढांचे को समझने के लिए दस्तावेज के एक विशिष्ट शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और वो शब्द है एक्सीडेंटल, यानी दुर्घटना। दुर्घटना। ये कोई सामान्य जीवन बीमा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी से या प्राकृतिक कारणों से होती है तो ये योजना उसे कवर नहीं करती। ये केवल दुर्घटनाओं के लिए है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी शर्त है। हाँ, और ये सीमा तय करना ही कंपनियों को इतनी कम कीमत पर कवर देने की अनुमति देता है। अब आते हैं आपके दूसरे बिंदु पर, 2 लाख और 1 लाख का स्पष्ट विभाजन। हाँ, वो इतना फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि जब कोई दुर्घटना होती है तो वो परिवार के लिए केवल एक भावनात्मक आघात नहीं होता, बल्कि एक अचानक आया हुआ वित्तीय संकट भी होता है। उस समय अगर क्लेम की प्रक्रिया में कोई ग्रे एरिया हो, जैसे कि क्या ये विकलांगता 40% है या 60%? बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ तो क्लेम पास होने में सालों लग सकते हैं। ये जो नियम है कि पूर्ण विकलांगता पर इतना और आंशिक पर इतना, ये मानवीय मध्यस्थता और विवाद की गुंजाइश को ही खत्म कर देता है। ये बात मुझे एक तरह की वित्तीय फर्स्ट एड किट की तरह लगती है। वित्तीय फर्स्ट एड किट? बहुत दिलचस्प तुलना है। हाँ, मतलब जैसे दुर्घटना के तुरंत बाद किसी व्यक्ति को एक प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है ताकि खून बहना रुक जाए, वैसे ही ये 1 लाख या 2 लाख का पे आउट उस परिवार के लिए एक वित्तीय प्राथमिक उपचार है। बिल्कुल सटीक। ये कोई ऐसा बड़ा फंड नहीं है जिससे जीवन भर का गुजारा हो सके या किसी 5 साल के लंबे रीहैब का खर्च उठ सके, लेकिन ये उस शुरुआती झटके को सोखने के लिए है ताकि परिवार तुरंत कर्जे के जाल में ना फंसे। ये तुलना इसके उद्देश्य को बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखती है। बिल्कुल, ये कोई लंबे समय की संपत्ति बनाने का साधन नहीं है, ये एक शॉक एब्जॉर्बर है। शॉक एब्जॉर्बर? हाँ, जब समाज के निचले तबके में किसी कमाने वाले सदस्य की दुर्घटना होती है तो वो परिवार रातों रात गरीबी रेखा से बहुत नीचे खिसक सकता है। ऐसे समय में बिना किसी लंबी कानूनी बहस के तेजी से क्लेम का सेटलमेंट होना सबसे महत्वपूर्ण होता है, और नियम जितने सीधे होंगे क्लेम उतना ही तेजी से प्रोसेस होगा। सही बात है। तो कवरेज का हिस्सा तो स्पष्ट हो गया, लेकिन दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन योजना भी तब तक कागजी ही रहती है जब तक कि उस तक पहुंचना आसान ना हो। हाँ, एक्सेसिबिलिटी सबसे बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल। भारत जैसे देश में जहां दूर दराज के गांव हैं और लोगों के पास दिन भर बैंक की लाइनों में खड़े रहने का समय नहीं है, वहां एक्सेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे स्रोत दस्तावेज के अनुसार आवेदन करने की आयु सीमा 18 से 70 वर्ष है, और सबसे बड़ी शर्त यह है कि व्यक्ति के पास एक सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए। लोग बैंक ब्रांच में जाकर या नेट बैंकिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। हाँ, प्रक्रिया बहुत सरल रखी गई है। लेकिन जो तकनीकी पहलू सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है ऑटो डेबिट, यानी हर साल प्रीमियम अपने आप कट जाएगा। अब यहां मैं थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगा। हम आज के समय में अक्सर देखते हैं कि लोग अपने OTT प्लेटफॉर्म्स या म्यूजिक ऐप्स के सब्सक्रिप्शन लेकर भूल जाते हैं और पैसे कटते रहते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जब हम कम आय वाले वर्ग की बात करते हैं तो क्या उनके खाते से बिना हर बार पूछे ऑटो डेबिट करना सही है? मतलब क्या यह मुमकिन नहीं कि जिस दिन वो 20 रुपए कटना हो उसी दिन उन्हें उस पैसे की किसी और जरूरी काम के लिए जरूरत हो? देखिए, ये एक बहुत ही व्यावहारिक चिंता है।
लेकिन इससे हमें दूसरे नजरिए से देखना होगा। इंश्योरेंस की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या होती है पॉलिसी लैप्स होना। यानी प्रीमियम भरना भूल जाना। बिल्कुल, लोगों का प्रीमियम भरना भूल जाना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर हम एक दिहाड़ी मजदूर या एक छोटे दुकानदार की दिनचर्या की कल्पना करें, तो क्या उसके लिए ये याद रखना संभव है कि आज से ठीक 1 साल बाद उसे किसी बैंक की शाखा में जाकर एक फॉर्म भरना है और 20 रुपए जमा करने हैं? मुश्किल तो है। और इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए उस 20 रुपए को जमा करने जाने के लिए जो यात्रा का खर्च होगा या जो आधे दिन की दिहाड़ी का नुकसान होगा, वो उस प्रीमियम की रकम से कहीं ज्यादा होगा। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ये जो ऑटो डेबिट का सिस्टम है, ये इंसान को अपनी याददाश्त पर निर्भर रहने की मजबूरी से आजाद कर देता है। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। मतलब प्रक्रिया में जो घर्षण है, यानी जो फ्रिक्शन है, बैंक जाने की मेहनत, फॉर्म भरने का समय, उसे ही सिस्टम से निकाल फेंका गया है बुरी तरह से। और ये 18 से 70 वर्ष का विशाल दायरा ये सुनिश्चित करता है कि कॉलेज जाने वाला युवा से लेकर एक बुजुर्ग तक सब इसके दायरे में है। एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकी हिस्सा इसमें कवर हो जाता है। और ये पूरा तंत्र केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत में बैंकिंग नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। अगर लोगों के पास सेविंग्स अकाउंट ही ना होते तो ये योजना कभी जमीन पर नहीं उतर पाती। बिल्कुल, जनधन योजना और ऐसे अन्य अभियानों ने इसका बेस तैयार किया। हाँ, तकनीक प्रेमी लोग नेट बैंकिंग से एक क्लिक में काम कर सकते हैं और जो लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते वे एक बार ब्रांच जाकर अपनी सहमति दे सकते हैं। और यही वो जगह है जहां बैंकिंग और बीमा का ये तालमेल एक नया आकार लेता है। जब आप योजना को सीधे बैंक खाते से जोड़ देते हैं तो आप एक नया वितरण नेटवर्क बनाने का भारी भरकम खर्च बचा लेते हैं। मतलब बैंकों को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। हाँ, बैंक खुद इस योजना के वितरण का माध्यम बन जाते हैं। इससे सिस्टम बहुत ही सुव्यवस्थित हो जाता है। सुव्यवस्थित होने की बात करें तो दस्तावेज इसके प्रशासन को लेकर भी एक दिलचस्प जानकारी देता है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हाँ, इसमें साफ तौर पर उल्लेख है कि ये योजना सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा प्रशासित की जाती है और इसके साथ ही एक बहुत ही विशिष्ट प्रशासनिक विवरण दिया गया है, वो नवीनीकरण वाला। हाँ, इसका वार्षिक नवीनीकरण यानी रिन्यूअल हर साल जून के महीने में होता है। अब आमतौर पर जब कोई व्यक्ति कार का या जीवन का बीमा लेता है तो उसकी रिन्यूअल तारीख वही होती है जिस दिन उसने पॉलिसी खरीदी। ये बिल्कुल एनिवर्सरी डेट पर होता है। तो इस विशेष योजना में पूरे देश के लिए हर साल जून का ये नियम क्यों रखा गया है? मतलब क्या ये सिर्फ एक रैंडम महीना है? नहीं, ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। इसके पीछे का कारण बहुत ही तकनीकी और प्रबंधन से जुड़ा है। अच्छा। देखिए, जब कोई योजना इतने बड़े पैमाने पर काम करती है, जहां करोड़ों ग्राहक हों, तो हर एक व्यक्ति की अलग-अलग रिन्यूअल तारीख को ट्रैक करना डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। बैंकों के सर्वर्स पे भारी दबाव पड़ेगा। बिल्कुल, बैंकों के सर्वर और आईटी सिस्टम पर ये लगातार एक भारी दबाव बनाए रखेगा। तो जून के महीने में एक साथ नवीनीकरण करने की ये रणनीति बैच प्रोसेसिंग कहलाती है। बैच प्रोसेसिंग? हाँ, इसका मतलब है कि पूरे देश का डेटा एक साथ एक ही समय पर प्रोसेस होता है। ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत को काफी हद तक गिरा देता है। अरे वाह, तो ये भी कॉस्ट कटिंग का एक तरीका है। बिल्कुल, और यही वो एक और कारण है जिससे योजना का प्रीमियम 20 रुपए से नीचे बनाए रखना संभव हो पाता है। कमाल है। साथ ही सरकारी कंपनियों का प्रशासन होने से इस पूरी प्रक्रिया में लोगों का विश्वास भी बना रहता है। अब ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। मतलब ये सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लागत कम से कम रहे। सही कहा आपने। अंडरराइटिंग हटा दी गई, वितरण के लिए मौजूदा बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया और आईटी खर्च बचाने के लिए एक साथ जून में रिन्यूअल तय कर दिया गया। सब कुछ ऑटोमेटेड है। ये एक बहुत ही कुशल इंजीनियरिंग का उदाहरण लगता है। हाँ, ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। और शायद इसी दक्षता और इसके महत्व के कारण हमारे दस्तावेज के आखिरी हिस्से में एक बहुत ही अलग तरह का स्वर देखने को मिलता है। हाँ, वो स्क्रिप्ट वाला हिस्सा। बिल्कुल। इस दस्तावेज में एक स्क्रिप्ट है जिसे जोर से पढ़ने के लिए कहा गया है। इसमें लिखा है PMSBY ये इंडिया की सबसे सस्ती इंश्योरेंस है। 1 साल के लिए सिर्फ 20 रुपए। आपको बस अपनी बैंक ब्रांच में जाना है या नेट बैंकिंग में एक फॉर्म फिल करना है। और फिर इसके अंत में एक सीधा आह्वान है, अगर आपने अभी तक नहीं किया प्लीज करो। 20 रुपए में 2 लाख की सिक्योरिटी। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। आमतौर पर जो वित्तीय या सरकारी कागजात होते हैं उनकी भाषा बहुत ही रूखी, कानूनी और नीरस होती है
उसमें ये प्लीज करो जैसी भावनात्मक अपील नहीं होती। एक औपचारिक दस्तावेज में प्लीज करो जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना सच में दुर्लभ है। हाँ, मुझे भी बहुत अजीब लगा पहले। लेकिन ये इस बात को दर्शाता है कि इस योजना को बनाने वाले लोग केवल कागजों पर एक और नियम नहीं थोपना चाहते थे, बल्कि वे इसके वास्तविक प्रभाव को लेकर गंभीर हैं। वे जानते हैं कि समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी वित्तीय साक्षरता से दूर है। ये सीधा और सरल संदेश इस बात पर जोर देता है कि प्रक्रिया इतनी आसान कर दी गई है कि इसमें शामिल न होने का कोई तार्किक कारण नहीं बचता। मतलब कोई बहाना नहीं है अब। बिल्कुल, ये एक तरह से उस वित्तीय जड़ता को यानी फाइनेंशियल इनर्शिया को तोड़ने का प्रयास है, जहां लोग ये सोचकर कोई कदम नहीं उठाते कि कौन कागजी कार्रवाई के झंझट में पड़े। ये भाषा उस झंझट के डर को खत्म करने के लिए है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो जो चित्र भरकर सामने आता है वो बेहद प्रभावशाली है। 18 से 70 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक साधारण सा सेविंग्स अकाउंट है वो इस सुरक्षा जाल का हिस्सा बन सकता है। बिल्कुल। 2026 के नवीनतम अपडेट के बाद भी कीमत 20 रुपए प्रति वर्ष से कम है। इसके बदले में ये दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख का एक स्पष्ट और बिना विवाद वाला कवर देती है। और ये पूरी प्रक्रिया सरकारी कंपनियों द्वारा प्रशासित है और हर साल जून में ये बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के स्वतः ही रिन्यू हो जाती है। ये योजना इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे तकनीक और सरल नियम मिलकर एक बहुत बड़े सामाजिक प्रभाव को जन्म दे सकते हैं। और ये हमें ये भी सिखाता है कि वित्तीय सुरक्षा के लिए हमेशा जटिल निवेश पोर्टफोलियो या भारी भरकम आय की आवश्यकता नहीं होती। सही बात है। कभी-कभी बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं का सही तरीके से उपयोग ही एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। जब एक साधारण मजदूर के पास ऐसा सुरक्षा जाल होता है तो वो केवल एक परिवार को टूटने से नहीं बचाता, बल्कि वो पूरी अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करता है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है कि वित्तीय सुरक्षा का अर्थ हमेशा महंगी विकल्प नहीं होते। तो आज की इस चर्चा को विराम देते हुए इस दस्तावेज के तथ्यों के आधार पर एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे बैंक खाते में मौजूद मात्र 20 रुपए से भी कम की रकम से एक ऑटो डेबिट के जरिए 2 लाख का सुरक्षा जाल पाया जा सकता है। सब कुछ स्वचालित है, कोई कागजी झंझट नहीं है। इस पूरी व्यवस्था को देखने के बाद ये तथ्य इंसान को एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जब वित्तीय सुरक्षा पाना इतना सस्ता और सुलभ हो चुका है तो क्या समाज में आज भी जो व्यापक वित्तीय असुरक्षा दिखाई देती है उसका मुख्य कारण वास्तव में संसाधनों या पैसों की कमी है? एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि असुरक्षा महज उस अज्ञानता और आलस का परिणाम है जिसके चलते लोग अपने फोन में नेट बैंकिंग खोलकर या बैंक जाकर उस एक साधारण से फॉर्म को भरने का वो छोटा सा कदम नहीं उठा पाते? शायद अगली बार जब कोई 20 रुपए खर्च कर रहा होगा तो उसके जहन में सिर्फ चाय के वे 2 कप नहीं आएंगे, बल्कि वो सुरक्षा भी आएगी जो उतनी ही कीमत में उपलब्ध है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी जागरूकता की और उस छोटे से कदम को उठाने की।